हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बायोमेडिकल इम्पोर्टेंस ऑफ कम्पिटिटिव इनहिबिशन। प्रीवियस क्लास में हम एंजाइम इनहिबिशन के बारे में पढ़ रहे थे। एंजाइम इनहिबिशन मीन्स एंजाइम इनहिबिट होता है इनहिबिटर्स के द्वारा। मेनली एंजाइम के साथ में सबस्ट्रेट बाइंड होता है, बट किन्हीं कारणों की वजह से इनहिबिटर्स अगर बाइंड हो गया एंजाइम के साथ में तो वो एंजाइम को इनहिबिट कर देगा, और एंजाइम का जो मेन फंक्शन है उसमें क्या करेगा, वो इंटरफेयर करेगा और एंजाइम की रेट ऑफ रिएक्शंस को डिक्रीज कर देगा। तो उसे बोलते हैं एंजाइम इनहिबिशन। और एंजाइम इनहिबिशन के दो टाइप्स पढ़े थे अपन ने, कम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन और नॉन कम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन। नॉन कम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन में क्या होता है कि उसके अंदर कोई कंपटीशन नहीं होता, किसके बीच में, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर्स के बीच में। क्यों नहीं होता कंपटीशन? क्योंकि एंजाइम पर दो साइट प्रेजेंट रहती है, एक तो रहती है एक्टिव साइट और दूसरी रहती है एलोस्टेरिक साइट प्रेजेंट रहती है। तो दो साइट प्रेजेंट रहेगी और कंपटीटर दो है तो नो कंपटीशन होगा। ठीक है। उसके बाद में सेकेंड टाइप था कम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन। उसके अंदर क्या होगा, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर्स के बीच में कंपटीशन होगा। क्यों? क्योंकि एंजाइम पर ओनली एक ही साइट प्रेजेंट रहती है, वो है एक्टिव साइट। तो एक्टिव साइट को गेन करने के लिए सबस्ट्रेट और इनहिबिटर्स के बीच में कंपटीशन होता है, उसे बोलते हैं कम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन बोलते हैं। अब कुछ बायोमेडिकल इम्पोर्टेंस है कम्पिटिटिव इनहिबिशन के। तो वो फर्स्ट बायोमेडिकल इम्पोर्टेंस कौन सा है, सल्फोनेमाइड। सल्फोनेमाइड एक सल्फा ड्रग होती है। ठीक है। तो ये एक तरह से क्या है, एंटी बैक्टीरियल एजेंट है। एंटी बैक्टीरियल एजेंट है। तो ये ड्रग्स मेनली करेगी क्या कि जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया के अंदर पेरा अमाइनो बेंजोइक एसिड प्रेजेंट रहता है, उससे बनता है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड क्या करेगा, बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो पेरा अमाइनो बेंजोइक एसिड का एक रिसेम्बल्स होता है उसकी तरह दिखने वाली सल्फोनेमाइड ड्रग। ये क्या करेगा, पेरा अमाइनो बेंजोइक एसिड को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। तो सल्फोनेमाइड ड्रग है वो कम्पिटिटिवली इनहिबिट कर देती है इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगी। तो पेरा अमाइनो बेंजोइक एसिड से फोलिक एसिड नहीं बनेगा, और फोलिक एसिड नहीं बनेगा तो बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी। सेकंड बायोमेडिकल इम्पोर्टेंस है कम्पिटिटिव इनहिबिशन का, वो है एलोप्यूरिनॉल ड्रग्स। एलोप्यूरिनॉल ड्रग्स जो है वो गाउट के ट्रीटमेंट में हेल्प करती है। गाउट का ट्रीटमेंट, मेनली गाउट डिजीज़ क्या होती है, गाउट डिजीज़ ये होती है कि ह्यूमन बॉडी में प्यूरिन और पिरिमिडीन के मेटाबॉलिज्म के लिए जैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम चाहिए। प्यूरिन और पिरिमिडीन के मेटाबॉलिज्म के लिए जैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम चाहिए। वो जैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लास्ट में यूरिक एसिड के अंदर। और यूरिक एसिड अगर एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रहा है यूरिक एसिड का, तो वो यूरिक एसिड जॉइंट्स के और घुटनों के अंदर जाके जमा हो जाएगा और क्या कोज करेगा, ऑस्टियो आर्थराइटिस कोज कर सकता है। तो यूरिक एसिड के एक्सेसिव जमाव को रोकने के लिए एलोप्यूरिनॉल ड्रग्स दी जाती है। एलोप्यूरिनॉल ड्रग्स क्या है, स्ट्रक्चरली सिमिलर होती है हाइपोजेंथीन के लिए सिमिलर होती है। तो प्यूरिन और पिरिमिडीन के मेटाबॉलिज्म से पहले हाइपोजेंथीन बनता है, और हाइपोजेंथीन जैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होगा, यूरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, हाइपोजेंथीन जो सबस्ट्रेट है वो जैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। अब यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को कम करने के लिए एक ड्रग दी जाती है गाउट के ट्रीटमेंट के लिए, एलोप्यूरिनॉल। एलोप्यूरिनॉल स्ट्रक्चरली सिमिलर होती है हाइपोजेंथीन के। तो एलोप्यूरिनॉल स्ट्रक्चरली सिमिलर होती है हाइपोजेंथीन के। तो हाइपोजेंथीन की सिमिलर होती है तो ये जैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम की एक्टिव साइट पे कौन बैठ जाएगा, एलोप्यूरिनॉल। और इस जैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट कर देगा, और इनहिबिट कर देगा तो यूरिक एसिड का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो ये भी एक प्रकार क्या है, कम्पिटिटिव इनहिबिशन का एक एग्जाम्पल है। थर्ड बायोमेडिकल इम्पोर्टेंस की बात करें तो मीथोट्रेक्सेट। मीथोट्रेक्सेट भी एक प्रकार की क्या है, ड्रग है। मीथोट्रेक्सेट क्या करता है
तो पहले ये मीथोट्रेक्सेट होती है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम है, उसको इनहिबिट करता है। डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा मीथोट्रेक्सेट ड्रग। अब डाईहाइड्रोफोलेट का मेन फंक्शन क्या है कि इसके लिए सबस्ट्रेट होता है फोलिक एसिड। ये डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम फोलिक एसिड को कन्वर्ट करेगा डाईहाइड्रोफोलेट में, और डाईहाइड्रोफोलेट कन्वर्ट होगा टेट्राहाइड्रोफोलेट में, और टेट्राहाइड्रोफोलेट करता है डीएनए सिंथेसिस में हेल्प करता है, डीएनए बनाने में हेल्प करता है। तो क्या करेगा कि जब कैंसर की जो बीमारी है उस कैंसर के अंदर क्या होता है कि डीएनए प्रोडक्शन जो एबनॉर्मल सेल्स है उसके अंदर ज़्यादा हो रहा है, तो उसको कम करने के लिए मीथोट्रेक्सेट ड्रग दी जाती है, जो स्ट्रक्चरली सबस्ट्रेट एनालॉग है फोलिक एसिड का, सबस्ट्रेट एनालॉग है फोलिक एसिड का। तो मीथोट्रेक्सेट डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ बाइंड होकर क्या हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगा, और आगे की प्रोसेस कंटिन्यू नहीं होगी और टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं बनेगा और डीएनए सिंथेसिस है वो इंटरफेयर हो जाएगा। फोर्थ बायोमेडिकल इम्पोर्टेंस है ड्रग एफिड्रेन और एम्फीटेमिन। ये क्या करती है, इट कम्पिटिटिवली इनहिबिट द एंजाइम मोनोएमीन ऑक्सीडेज। मोनोएमीन ऑक्सीडेज जो एंजाइम है उसको इनहिबिट कर देती है। मोनोएमीन ऑक्सीडेज एंजाइम किस पे वर्क करते हैं, मेनली एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन पे वर्क करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चरली सिमिलर है एफिड्रेन और एम्फीटेमिन, जो क्या करेगा, मोनोएमीन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट कर देगी। और ये किसके ट्रीटमेंट में यूज की जाती है, ड्रग्स डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में हेल्प की जाती है। नेक्स्ट बायोमेडिकल इम्पोर्टेंस है कम्पिटिटिव इनहिबिशन का, वो है डाइकोमेरोल। ये एंटी कोएगुलेंट के अंदर यूज़ की जाती है। तो डाइमेक्यूरोल जो है ये स्ट्रक्चरली सिमिलर होती है विटामिन के, और विटामिन के सिमिलर होती है तो कम्पिटिटिवली इनहिबिट कर देती है विटामिन के को, और विटामिन के की कमी हो जाएगी तो प्रिवेंट करेगा क्लोटिंग से। नेक्स्ट बायोमेडिकल इम्पोर्टेंस है सक्सिनिल कोलिन। ये मसल्स रिलैक्सेंस के लिए यूज़ की जाने वाली ड्रग्स है। सक्सिनिल कोलिन जो है वो रिसेंबली स्ट्रक्चरली होती है एसिटाइल कोलिन के। मेनली एसिटाइल कोलिन जो है वो कन्वर्ट होता है, ठीक है, एसिटिल और कोलिन के अंदर एंजाइम रहेगा एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज। एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज जो एंजाइम है उसको इनहिबिट कर देगा सक्सिनिल कोलिन। तो सक्सिनिल कोलिन जो है वो एसिटाइल कोलिन जो है सबस्ट्रेट उसके सिमिलर है, तो ये सक्सिनिल कोलिन एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम के साथ बाइंड होकर उसको क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा और मसल्स रिलैक्स्ड हो जाएगी। नेक्स्ट बायोमेडिकल इम्पोर्टेंस है वो है फाइसोस्टिग्माइन। फाइसोस्टिग्माइन ड्रग्स कम्पिटिटिवली इनहिबिट एंजाइम एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज। ये भी क्या करेगी, एंजाइम एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज को इनहिबिट करती है और रोकती है ब्रेकडाउन होने से एसिटाइल कोलिन को कोलिन और एसीटेट में टूटने से रोकती है। एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज क्या करेगा कि एसिटाइल कोलिन जो है उसको कोलिन और एसीटेट में तोड़ने का काम करता है, लेकिन फाइसोस्टिग्माइन क्या करेगा, उस एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट कर देगा। तो उससे क्या होगा, कोलिन और एसीटेट में एसिटाइल कोलिन नहीं टूट पाएगा, ठीक है। तो दिस कंटिन्यूड प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल कोलिन इन पोस्ट नेटिव रीजन प्रोलॉन्ग द न्यूरल प्लस। अब अपन बात करते हैं डिफरेंस। ये तो थे बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कम्पिटिटिव इनहिबिशन के कुछ एग्जांपल्स अपन ने पढ़ लिए हैं। अब जो अपन ने कम्पिटिटिव इनहिबिशन पढ़ा था, तो कम्पिटिटिव इनहिबिशन दो प्रकार था, एक कम्पिटिटिव और एक नॉन। जो एंजाइम इनहिबिशन है वो दो प्रकार से था, एक कम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन, दूसरा नॉन कम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन। तो दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। कम्पिटिटिव इनहिबिशन जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शंस होती है, रिवर्सिबल मतलब वापस ओवरकम हो जाती है, ठीक है। और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन दो प्रकार का है, एक रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ये प्रीवियस क्लास में हम देख चुके हैं। कम्पिटिटिव इनहिबिशन में इनहिबिटर रिसेंबल्स सबस्ट्रेट एनालॉग। सबस्ट्रेट इनहिबिटर्स को सबस्ट्रेट एनालॉग बोलते हैं क्योंकि ये सबस्ट्रेट की तरह दिखता है। नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर डज नॉट रिसेंबल्स, मीन्स इसके अंदर सिमिलर दिखना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि नॉन कम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन में एंजाइम पर दो साइट प्रेजेंट रहती है, एक्टिव साइट और एलोस्टेरिक साइट।
थर्ड पॉइंट है इनहिबिटर्स ऑक्यूपाइज द एक्टिव साइट। कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन में एंजाइम पर ओनली एक ही साइट प्रेजेंट रहती है, वो है एक्टिव साइट। तो इनहिबिटर्स या तो एक्टिव साइट पे बैठ जाएगा या सबस्ट्रेट बैठेगा। और जबकि नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन में इनहिबिटर्स नॉट ऑक्यूपाई द एक्टिव साइट। एक्टिव साइट पे कौन बैठेगा? ओनली सबस्ट्रेट, जबकि इनहिबिटर्स बैठेगा किस पर? एलोस्टेरिक साइट पर। नेक्स्ट पॉइंट है कि वी मैक्सिमम रिमेन्स सेम। कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन के अंदर वी मैक्सिमम वो सेम रहेगा, जबकि नॉन कॉम्पिटिटिव के अंदर वी मैक्सिमम इज वो है वो लोअर हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन में Km कांस्टेंट इंक्रीज होगा, जबकि नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन में Km कांस्टेंट है वो रिमेन सेम रहेगा। कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन में नेक्स्ट पॉइंट है कि लोअर सबस्ट्रेट एफिनिटी टू एंजाइम। सबस्ट्रेट की जो एफिनिटी है वो लो हो जाएगी एंजाइम के प्रति, जबकि नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन में क्या होगा? डज नॉट चेंज सबस्ट्रेट एफिनिटी फॉर द एंजाइम, कि सबस्ट्रेट की जो एफिनिटी है वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, जैंथीन ऑक्सीडेज के बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि इट इज़ एन इम्पोर्टेंट एंजाइम ऑफ प्यूरिन और pyrimidine के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। कुछ टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ें तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। फर्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो है एंजाइमोलॉजी। एंजाइमोलॉजी में पढ़ें तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एंजाइम इन ऑल देयर एस्पेक्ट लाइक स्ट्रक्चर, नोमेनक्लेचर, रिएक्शन एंड फंक्शन। कि एंजाइम की जो है कंप्लीट स्टडी करना क्या कहलाता है? एंजाइमोलॉजी। उसका नाम क्या है, वो कैसे रिएक्शंस करता है, उसके फंक्शंस क्या है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, उन सब के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? एंजाइमोलॉजी। सेकेंड टर्मिनोलॉजी है एंडो एंजाइम्स। एंडो एंजाइम्स का मतलब है कि इंट्रासेलुलर एंजाइम, ऐसे एंजाइम जो कैटालाइज रिएक्शंस है वो सेल के अंदर ही होती है। ठीक है, तो ये मेनली कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेलीज लाइक न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम। जो मेटाबॉलिक एंजाइम होते हैं, मेटाबॉलिक एंजाइम जैसे ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो रेस्पिरेटरी चेन की एंजाइम है, वो सब सेल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? इंट्रासेलुलर एंजाइम, जो सेल के अंदर प्रेजेंट है, इन्हीं को बोलेंगे एंडो एंजाइम्स। थर्ड है एक्सो एंजाइम्स। एक्सो एंजाइम्स कौन से होते हैं? जो सेल्स के बाहर काम करते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम जो सेल्स के बाहर काम करते हैं। एक्स्ट्रा मीन्स क्या होता है? आउटसाइड, सेलुलर मतलब सेल्स के आउटसाइड काम करते हैं। तो कैटालाइज रिएक्शंस आउटसाइड देयर सेल्स। एंजाइम प्रेजेंट इन डाइजेस्टिव जूस, लाइसोजाइम ऑफ टीयर्स एंड सेलाइवा। सेलाइवरी ग्लैंड से जो सिक्रेट होने वाले एंजाइम है वो सेल के बाहर काम करेंगे। टीयर्स जो है, टीयर्स में लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट है, वो भी सेल्स के बाहर काम करेंगे। और डाइजेस्टिव जूस के एंजाइम जैसे स्टोमक में काम कर रहे हैं, वो भी सेल के बाहर काम करेंगे। तो उनको क्या बोलेंगे? एक्सो एंजाइम्स बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखें, रेनेट टेबलेट्स कंटेन एंजाइम रेनिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टोमक ऑफ काफ। रेनेट टेबलेट बनाई जाती है रेनिन एंजाइम से। रेनिन एंजाइम कहाँ से मिलता है? बछड़ा, जो गाय का बछड़ा होता है उसके आमाशय से प्राप्त होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है काइमोसिन इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ चीज़ फ्रॉम मिल्क। मिल्क से चीज़ बनाने के लिए, मिल्क से चीज़ मीन्स पनीर बनाने के लिए काइमोसिन एंजाइम का यूज किया जाता है, वो भी आउटसाइड से सेल। नेक्स्ट है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या होता है? कि एक ऐसा सबस्टांस है जो एंजाइम के साथ बाइंड होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। जैसे मैं बात करूं लाइपेज जो एंजाइम है, तो लाइपेज एंजाइम कौन से सबस्टांस पे काम करेगा? लिपिड पे काम करेगा। तो लाइपेज के लिए लिपिड क्या है? एक सबस्ट्रेट है। लैक्टेज एंजाइम कौन से सबस्टांस पे काम करेगा? लैक्टोज पर। तो लैक्टेज के लिए लैक्टोज क्या है? एक प्रकार का सबस्ट्रेट है। नेक्स्ट बात करते हैं एंजाइम इंडक्शन की। एंजाइम इंडक्शन को अलग अलग कंडीशन के आधार पर क्लासीफाई किया गया है। एक होता है कंस्टिट्यूटिव एंजाइम और दूसरा होता है इंड्यूसिबल एंजाइम। कंस्टिट्यूटिव एंजाइम का मीन्स होता है हाउसकीपिंग एंजाइम। हाउसकीपिंग एंजाइम मीन्स मैं बता दूं आपको कि कंस्टिट्यूटिव एंजाइम का दूसरा नाम है हाउसकीपिंग एंजाइम। तो ऐसे एंजाइम जो ऑलरेडी सेल के अंदर प्रेजेंट है, चाहे उसके पास सबस्ट्रेट आए या नहीं आए, वो एंजाइम प्रेजेंट रहेंगे। जैसे ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम की अगर बात करूँ, ये सेल में ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं,
ठीक है। अगर सबस्ट्रेट नहीं आ रहा है तो भी ये परसेंट है, इसलिए इनको बोला हाउस कीपिंग एंजाइम। बट इंड्यूसिबल एंजाइम क्या क्या होते हैं? इंड्यूसिबल एंजाइम वो होते हैं जो सबस्ट्रेट आने के बाद इंड्यूस होकर ही रिलीज होते हैं। ठीक है। दीज एंजाइम सिंथेसाइज्ड व्हेन द इंड्यूस्ड बाय सबस्ट्रेट, कि सबस्ट्रेट आएगा तभी इंड्यूस होकर वो एंजाइम रिलीज होगा, उसे बोलेंगे इंड्यूसिबल एंजाइम। नेक्स्ट बात करते हैं टर्मिनोलॉजी की, वो है जाइमोजन या प्रो एंजाइम। जाइमोजन या प्रो एंजाइम क्या है कि जाइमोजन इज डिफाइंड एज द इनएक्टिव फॉर्म और प्री सबस्ट्रेट फॉर्म ऑफ एंजाइम। ये क्या है? एंजाइम की इनएक्टिव फॉर्म होती है, एंजाइम की इनएक्टिव फॉर्म होती है। जिसमें एग्जांपल की बात करूं, जैसे पेप्सिन जो है, पेप्सिन का प्री सबस्ट्रेट एंजाइम फॉर्म कौन सी होती है? इनएक्टिव फॉर्म होती है पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन पहले कौन सा इनएक्टिव फॉर्म में रहता है? फिर पेप्सिनोजन से बनता है पेप्सिन, और पेप्सिन फिर प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में या डाइजेशन में हेल्प करता है। तो पेप्सिनोजन को कन्वर्ट कौन करता है पेप्सिन में? वो है HCl HCl जो है वो कन्वर्ट करता है। ठीक है। तो मैं कुछ एग्जांपल्स बता दूं आपको जाइमोजेंस के। जैसे पेप्सिनोजन है, जाइमोजेंस क्या है? इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम की क्या है? इनएक्टिव फॉर्म में। तो फर्स्ट एग्जांपल है पेप्सिनोजन। अब पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कौन करेगा? HCl। ये क्या है? एक्टिवेटर की तरह काम करता है। ये HCl उसको क्या करेगा? एक्टिव कर देगा। ट्रिप्सिनोजन है, ये भी इनएक्टिव फॉर्म है एंजाइम की, तो इसको एक्टिव कौन करेगा? एंटेरोकाइनेज एक्टिवेटर। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ट्रिप्सिन में, जो एक्टिव फॉर्म है। काइमोट्रिप्सिन है, इसको ट्रिप्सिन एक्टिवेटर क्या करेगा? एक्टिव करेगा, और किस में कन्वर्ट कर देगा? काइमोट्रिप्सिन में। प्रो इलास्टेज है, ये भी क्या है? इनएक्टिव फॉर्म है, इसको ट्रिप्सिन एक्टिव करके किस में कन्वर्ट कर देगा? इलास्टेज के अंदर। प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये भी इनएक्टिव फॉर्म है, मीन्स जाइमोजन है, तो ट्रिप्सिन इसे क्या करेगा? एक्टिव करेगा, और किस में कन्वर्ट कर देगा? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के अंदर कर देगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि कंप्लीट जो एंजाइम है उसकी स्टडी कर चुके हैं कि एंजाइम में जो जो अपन ने पढ़ा था कि एंजाइम की डेफिनेशन क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, ठीक है, एंजाइम इनहिबिशन क्या होता है, कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं। मींस अब अपन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की कुछ डेफिनेशन है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन एटम और गेन ऑफ ऑक्सीजन एटम। मतलब किसी सबस्ट्रेट या किसी मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का निकलना, किसी सबस्ट्रेट या मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का तो जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं अपन, जैसे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑल द अबोव रिएक्शन रिलीज एनर्जी। इसी प्रकार रिडक्शन में क्या होगा? रिडक्शन में एडिशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑल द अबोव रिएक्शन स्टोर एनर्जी। तो ऑक्सीडेशन तो क्या है? इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का निकलना और ऑक्सीजन का जुड़ना। जबकि रिडक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। थैंक यू।